नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस में जारी भीतरी कलह के बीच आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो भी पार्टी आलाकमान के द्वारा कहा जाएगा वही वो करेंगे। जब उनसे सिद्धू को कोई पद दिए जाने के ऐलान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको सिद्धू साहब के बारे में कुछ नहीं पता, हम उस बात पर अमल करेंगे जो कांग्रेस अध्यक्ष चाहती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी की हिरासत में ही मौत हो जाने के बाद अब 10 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर भीमा कोरेगांव केस में जेल भेजे गए सभी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। पत्र लिखने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी सहित वरिष्ठ विपक्षी नेता शामिल हैं। इसके साथ ही इन लोगों ने पत्र में लिखा है कि वे लोग चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सरकार को निर्देश दें कि वह स्टैन स्वामी के खिलाफ फर्जी मामले थोपने वाले और जेल में उनकी निरंतर नजरबंदी और अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि अब यह आवश्यक है कि भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद और अन्य राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में बंद लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। भीमा कोरेगांव मामले में अभियुक्त मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फादर स्टैन स्वामी का निधन एक बड़ी त्रासदी है। मैं इस मामले में अभियोजन और अदालतों से निराश हूँ, ये अमानवीय है। इसके अलावा मशहूर साहित्यकार नयनतारा सहगल ने भी स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत को साफ शब्दों में हत्या कहा है। उन्होंने द हिंदू से बात करते हुए कहा कि फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गरीबों व वंचितों के लिए खपा दिया। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के मानवाधिकार प्रतिनिधियों ने झारखंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की पुलिस हिरासत में मौत को भयानक व त्रासद बताया है और उन्हें जेल में रखे जाने को अक्षम्य करार दिया है। यूरोपीय संघ के मानवाधिकार विशेष प्रतिनिधि एमन गिलमोर और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार स्पेशल रिपोर्टर मैरी लॉलोर ने ट्वीट कर जेसुइट पादरी की मौत पर दुख जताया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार स्पेशल रिपोर्टर ने ट्वीट किया कि भारत से भयानक समाचार है। मानवाधिकार कार्यकर्ता व पादरी फादर स्टैन स्वामी की मौत हिरासत में हुई है। वे 9 महीने से जेल में थे और उन्हें आतंकवाद के झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्टैन स्वामी की मौत के बाद भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में अन्य आरोपियों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने उनकी मौत को एक संस्थागत हत्या बताया है। इसके साथ ही कहा है कि अब उन्हें जेल में बंद अन्य लोगों के स्वास्थ्य और जीवन का डर सताने लगा है। इस मामले में आरोपियों के दोस्तों और परिजनों की ओर से कहा गया है कि स्टैन स्वामी की मौत प्राकृतिक मौत नहीं है, बल्कि एक अमानवीय राज्य द्वारा की गई एक सभ्य व्यक्ति की संस्थागत हत्या है। उनका कहना है कि झारखंड में आदिवासियों के बीच अपना जीवन बिताने और आदिवासियों के संसाधनों और अधिकारों के लिए लड़ते हुए फादर स्टैन इस तरह की मौत के हकदार नहीं थे। विधानसभा सत्र के शुरुआत में राज्यपाल के भाषण के दौरान बीजेपी नेताओं के हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने अब बीजेपी पर हमला बोला है। विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग शिष्टाचार और शालीनता नहीं जानते और ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ के विधानसभा में उद्घाटन भाषण के दौरान उनके द्वारा किए गए हंगामे से स्पष्ट हो गया। ममता ने कहा कि मैंने राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज जैसे भाजपा नेताओं को देखा है, हालांकि ये भाजपा अलग है। ये लोग संस्कृति, शिष्टाचार, शालीनता और सभ्यता नहीं जानते हैं। इस बार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पीएम मोदी को उस सूची में रखा है जिस सूची में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने वाले नेताओं को रखा गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों को लेकर काम करने वाली संस्था है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 5 साल बाद जारी की गई अपनी गैलरी ऑफ ग्रीम पोर्ट्रेट में पीएम मोदी समेत 37 चेहरों को शामिल किया है। इस सूची में मोदी को पाकिस्तान के इमरान खान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, म्यांमार के सैन्य प्रमुख और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के अलावा 32 अन्य लोगों के साथ शामिल किया गया है जो प्रेस की स्वतंत्रता को रौंदते हैं। 2 महिलाएं भी शामिल हैं इस सूची में। पहली हैं हांगकांग से कैरी लैम तो दूसरी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस फ्रीडम मैप जारी किया है। इसमें रंगों के अनुसार देशों को चिन्हित किया गया है। जिन देशों को लाल रंग में रखा गया है वहां प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है। जिन देशों को काले रंग में दिखाया गया है उनमें स्थिति बेहद खराब है। भारत को लाल रंग में रखा गया है। इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है।
भारत इस इंडेक्स में पिछले 4 सालों से लगातार नीचे गिरा है। वह साल 2017 में 136 में, साल 2018 में 138 में, साल 2019 में 140 में और पिछले साल 142वें नंबर पर पहुंच गया। आने वाले समय में भारत में ट्विटर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने माना है कि उसने अभी तक भारत के आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। हालांकि इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ऐसा करने की प्रक्रिया में है। वहीं केंद्र सरकार ने दायर अपने हलफनामे में कहा कि ट्विटर को नियमों का पालन करने के लिए समय भी दिया गया, लेकिन 41 दिनों के बाद भी उसने नियमों का पालन नहीं किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्विटर रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने में इतना समय नहीं ले सकता है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि वो ट्विटर के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता। केंद्र सरकार इस पर एक्शन के लिए स्वतंत्र है। मोदी कैबिनेट में 7 से 8 जुलाई तक विस्तार होने की खबर है। कैबिनेट में 28 मंत्री पद खाली हैं और 17 से 22 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने 2 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की है। वहीं खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच लोजपा नेता पशुपति पारस गृह मंत्री अमित शाह के फोन के बाद दिल्ली आ गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिहार से सुशील मोदी, उत्तराखंड से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, असम से पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई भूमिका दी जा सकती है और यूपी से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को भी कोई मंत्रालय सौंपा जा सकता है। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। थावरचंद गहलोत केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, लेकिन अब मंत्रालय से उनकी विदाई से साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार नेताओं को एडजस्ट करने में लग गई है। वहीं इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। पीएम मोदी के कैबिनेट में चाचा पशुपति कुमार पारस के शामिल होने के कयासों को लेकर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा कि मैं दिल से चाहता हूं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इतनी बदनामी ली है तो उनकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही चिराग ने कहा कि वो एलजेपी के कोटे से मंत्री नहीं बन सकते। शायद प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी ना हो, वो बिजी हों, वो निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं। अगर वो एलजेपी के नाम पर मंत्री बनते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा और कोर्ट जाऊंगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में खौफ पैदा करने वाला मंजर गए अभी कुछ दिन ही बीते हैं, लेकिन शायद लोग इसे भूल चुके हैं। अगर नहीं भूले होते तो शिमला, मनाली, नैनीताल में इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो गए होते। शिमला, मनाली, नैनीताल में हालात ऐसे हैं कि पांव धरने की जगह नहीं है। तमाम होटल फुल हो चुके हैं और वहां के प्रशासन को लोगों को वापस लौटाना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि हिल स्टेशन की यात्रा कर रहे लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा तो जल्द ही हम प्रतिबंधों में दी गई ढील को वापस ले लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के ढलान पर होने और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले आने के दौरान जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, उसको लेकर अब एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसने कहा है कि तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है और इसके करीब 1 महीने बाद सितंबर में ये अपने चरम पर होगी। मौजूदा समय में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और हर रोज करीब 30 से 40 हजार मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक ये घटकर हर रोज करीब 10,000 संक्रमण के मामले आ सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।